क्लास में हमने कुछ वो कांग्रेस का पढ़ा था, उसी का इस तरीके से आगे वाला पार्ट है ये, साइमन कमीशन एंड द नेहरू रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा ये नेहरू रिपोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट नहीं की थी, ये मोतीलाल नेहरू ने प्रेजेंट की थी। और मोतीलाल नेहरू कौन है? जवाहरलाल नेहरू के फादर। ठीक है, इस तरीके से। अभी साइमन कमीशन का क्या इशू था, क्यों आया, उसके बारे में समझेंगे हम लोग। जब 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था, तो बोला गया था कि अगले 10 ईयर्स के अंदर दोबारा से एक रिव्यू कमीशन बनाया जाएगा, यानी हर 10 साल में रिव्यू करेंगे। रिव्यू क्या करेंगे कि जो रूल हो रहा है इंडिया में, यानी जो गवर्नमेंट चल रही है वो ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, उस चीज को रिव्यू करने के लिए ही 1927 में क्या कर रहे हैं, एक कमीशन बनाया जाएगा और उसका जो चेयरमैन है वो है सर जॉन साइमन। अब जो चेयरमैन होगा ना सर जॉन साइमन, उसी के नाम पे ऐसे कमेटी का नाम दिया जाता है। जैसे मान लो हमारी कंट्री में हम लोग देखते हैं कि एक था मंडल कमीशन है ना, बीपी मंडल ने स्टार्ट किया था, तो जो कमीशन का चेयरमैन होगा उसी के नाम से उस कमीशन को हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक का हेडलाइन हमारा यही था, अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, कि भारत के लिए कमीशन को अपॉइंट किया गया। और कमीशन का काम ये है, ये देखना कि इंडिया में जो ब्रिटिश कंपनी का रूल चल रहा है, या फिर जो जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, वहां में क्या इशू है और कैसे इसको और बेहतर कर सकते हैं। तो 1919 में ये मैंडेटेड था, मैंडेटेड मतलब पहले से ही डिसाइडेड था। इन देखो सोचो, अगर 1919 में सोचा गया था कि 10 साल में हम लोग डिसाइड करेंगे, तो 1919 के बाद यानी 1919 के बाद अगर 10 साल आप जोड़ोगे तो 1929 होना चाहिए था। लेकिन ये साइमन कमीशन 1929 में नहीं, 1927 में आ गया। ये चीज इंपॉर्टेंट थी। द साइमन कमीशन अपॉइंटेड इन 1927 अंडर स्टैनले वर्ल्डविन कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। स्टैनले वर्ल्डविन ने मतलब इसके लीडर अपॉइंट किया गया और उसमें 7 मेंबर है ना। तो स्टैनले, थोड़ा नाम पढ़ लेना, स्टैनले वर्ल्डविन, ठीक है ना। चेयरमैन कौन है इसका? सर जॉन साइमन। इट इंक्लूडेड 2 laboratories and 1 liberal alongside 4 conservatives। यानी अब जो लेबर पार्टी के लोग थे वो 2 हैं, 4 कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हैं। आपको मालूम होगा ब्रिटेन में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हम बेसिकली लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के नाम से जानते हैं। तो 2 मेंबर लेबर पार्टी के और 4 मेंबर कंजर्वेटिव पार्टी के, 1 लिबरल। लिबरल वो जो आपने आई थिंक एनसीईआरटी वगैरह में पढ़ा होगा, लिबरल कौन होते हैं? जो मतलब ज्यादा लिबर्टी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस वगैरह के बारे में बातें करते हैं। इस टाइम में ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्लीमेंट एटली, है ना। क्लीमेंट एटली, अ फ्यूचर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, को चेयर द कमीशन। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मतलब अभी प्राइम मिनिस्टर बने नहीं, जस्ट बन जाएंगे ना। ये मान लीजिए कि क्लीमेंट एटली ही वो बंदा है जो काफी सारे चेंजेस कर रहा होगा इंडिया में, लेकिन अभी फ्यूचर में मतलब आगे बनने वाले हैं। जैसे ब्रिटिश में सिस्टम है, ब्रिटेन के अंदर वहां पे क्या होता है, शैडो गवर्नमेंट बनाई जाती है। शैडो गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अगर एक पीएम काम कर रहे हैं तो उनके प्लेस को अगली बार कौन लेगा, अगर उनकी दूसरी वाली पार्टी जीतती है तो उसे बोलते हैं शैडो गवर्नमेंट। और उसके चेयरमैन मतलब वो पोजीशन किसके पास है? क्लीमेंट एटली के पास, वो भी इसमें है। The commission task was to assess India's readiness for constitutional reform and make recommendation to the British government। मोटिव क्या है, क्या टास्क है इस कमीशन का? कि इंडिया के लोगों का ये देखना है कि वो कितने रेडी हैं भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लेकर के। अगर मान लीजिए कल को भारत में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए तो क्या इंडियंस उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे? एंड मेक रिकमेंडेशन टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जितना इंडिया रेडी है, यहाँ की जनता इतनी रेडी है, उसकी रिकमेंडेशन किसको दी जाएगी? ब्रिटेन को दी जाएगी। और तब ये सोचा जाएगा कि ठीक है इंडिपेंडेंस देनी भी है या नहीं देनी है। ये चीज लेकर ये ग्रुप बनाया गया था। भारत की जनता क्यों नाराज हो जाएगी? भारत की जनता नाराज हो जाएगी क्योंकि 1929 में ये बनना चाहिए था, 2 साल पहले ही कमीशन बना दिया गया। तो थोड़ा डाउट फील होता है, वे 2 साल पहले क्यों बना रहे हो, है ना, क्या मोटिव है। तो आगे देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 mandated a review after 10 years, but by the mid 1920s it had failed
टू एस्टेब्लिश स्टेबल इंपीरियल गवर्नेंस। बात ये की गई थी कि बढ़िया गवर्नेंस की जाएगी, लेकिन गवर्नेंस तो बढ़िया हुई नहीं, है ना। गवर्नेंस की तो दिक्कत है यहाँ पे। अब जब गवर्नेंस प्रॉपर नहीं है और उसके बाद एक और गवर्नमेंट एक और रूल बना रही है, यानी एक और कमेटी बना के इंडिया को चेक किया जा रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो पब्लिक को डाउट तो होना ही है। देन कंसर्न्स ओवर द लेबर पार्टी potential assuming power prompted the conservative British government to appoint the Simon Commission in 1927. Concerns over the Labour Party, यानी लेबर पार्टी के कंसर्न को ध्यान रखते हैं जिनके, जैसे हमारी कंट्री में कांग्रेस और बीजेपी है तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, तो वैसे ही क्या होता है ब्रिटेन में भी है, दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि आपने ढंग से काम नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंजर्वेटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अपॉइंट द साइमन कमीशन, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको साइमन कमीशन को अपॉइंट करना पड़ा 1927 में। द साइमन कमीशन चेयर्ड बाय सर जॉन साइमन, तो हम जान ही चुके हैं कि साइमन कमीशन का चेयरमैन कौन है, सर जॉन साइमन। अब एक होता है चेयरमैन, एक होता है को चेयर, यानी उप, जैसे बोलते हैं उप राज मतलब सभापति एक तरीके से, है ना। सभापति हो गया, उप सभापति हो गया, तो कौन है, को चेयर्ड बाय क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली भी है इसमें। इसके अलावा 7 मेंबर्स भी हैं, 4 कंजर्वेटिव्स, 2 लेबर पार्टी के एंड 1 लिबरल, तो ये हमने ऊपर भी देख लिया था। अब टास्क क्या है, दोबारा से एक बार समझ लेंगे। इट्स टास्क वाज टू एक्सेस इंडियाज, मतलब एक्सेस ऐसे यानी अनुमान लगाना या फिर नापना मापना, इस तरीके से India's readiness for future constitutional reforms, fearing the colonies' future under Labour leaders. इस कमीशन का काम ये है कि इंडिया में रिफॉर्म कितने करने हैं, कितने रिफॉर्म हो सकते हैं, उन रिफॉर्म के बारे में सोचना। और ये क्यों सोचा जा रहा है, क्योंकि जो अभी गवर्नमेंट है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, उसको लग रहा है कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम में लेबर पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए और हो सकता है ये इंडिया और जितनी भी कॉलोनियल इनके एरिया थे जहां पर इनका रूल चल रहा है उनको ढंग से चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने पहले ही सोचा कि हम ही पहले डिसाइड कर लेते हैं, हम ही देख लेते हैं क्या क्या वहाँ पे चेंजेस करने चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में काम मतलब रूल ठीक ठाक चलता रहे। The prior commission, like the Lee Commission 1923, focused on civil service organization and recruitment, advocating for a public service commission. अगर हम साइमन कमीशन से पहले आने वाले किसी कमीशन की बात करते हैं तो वो है ली कमीशन। ली कमीशन आया था 1923 में और इन्होंने किसके रिगार्डिंग सजेशन दिए थे, सिविल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, कि कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कितनी एज होनी चाहिए, कितने अटेम्प्ट होने चाहिए, वो सब बातें। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा सिविल सर्विस जो यूपीएससी की हम लोग बात करते हैं वो कौन बना के गया है, ब्रिटिशर्स बना के गए हैं, ठीक है ना, उन्हीं ने ये सिस्टम डेवलप किया था। इसी को अपन लोग पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोल रहे होते हैं। द मुद्दीमन कमिटी 1924 reviewed the government of India at 1919 with majority suggesting minor constitutional changes and minority advocating immediate abolition of diarchy. अब अगली चीज क्या है, ली कमीशन के बाद जब मुद्दीमन कमेटी बनाई गई थी 1924 में, इसने 19 क्योंकि मुद्दीमन कमेटी बन गई 1924 में, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को एक्सेस मतलब पढ़ा देखा समझा और सजेस्ट ये किया कि देखो थोड़े बहुत तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, थोड़े बहुत यानी कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की रिक्वायरमेंट है ना। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात है, ये तो बोल रहे हैं मेजोरिटी लोग इन द सेंस, जैसे मान लो कि 10 लोग अगर कमेटी में हैं तो 10 में से 7 तो ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होनी चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन 3 लोग जो माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी मतलब जो क्वांटिटी में कम है, ध्यान रखना माइनॉरिटी का मतलब हमेशा ही होता है जिसका परसेंटेज 50% से कम है और दूसरा ग्रुप अगर 50% है, तो जो पहले वाला है उसे हम लोग क्या बोल देंगे, मेजोरिटी, और दूसरे वाले को बोल देंगे माइनॉरिटी। तो जो माइनॉरिटी लोग हैं यानी जो कम रह गए होंगे दूसरी तरफ, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुरंत डायरकी को अबॉलिश कर देना चाहिए। डायरकी का मतलब है द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब
ये वो टाइम था जब इंडिया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी रूल कर रही है और यहाँ की लोकल गवर्नमेंट भी है, और लोकल गवर्नमेंट में इंडियंस हुआ करते थे, लेकिन उनके पास पावर नहीं होती थी। पावर होगी ब्रिटिश कंपनी के पास, लेकिन इंडियंस को मतलब उनके अकॉर्डिंग काम करना है। पब्लिक को ये लगेगा कि इंडियन जो रूलर है वो दिक्कत कर रहा है, मतलब एमएलए एमपी उस समय के मान लो ऐसे जो भी पोजीशन होती होगी, जबकि हकीकत में इंडियंस के पास पावर हुआ करती नहीं थी। उस चीज को बोलते हैं डायरकी, द्वैध शासन बोलते हैं हिंदी में, और ये बोला जा रहा है कि डायरकी को तुरंत खत्म कर दिया जाए, डायरकी को एंड कर दिया जाए। फिर एक और कमीशन बना इसके बाद, ये है लिन लिथगो कमीशन, लिन लिथगो कमीशन 1926 में, और इसने फोकस्ड ऑन इंडियाज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, इंडिया की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के बारे में इसने पॉइंट ऑफ कंसर्न इसका जो है वो है इंडिया की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। क्या रिकमेंडेशन दी होंगी? रिकमेंडिंग इम्प्रूवमेंट सच एज इम्पोर्टिंग फॉरेन बुल्स फॉर कैटल ब्रीडिंग। और देखो अलग ही इन्होंने सजेशन दिया कि हमें दूसरे देशों से फॉरेन बुल बना मंगवाने चाहिए और इंडिया के कैटल की ब्रीडिंग करवानी चाहिए। एक तरीके से हाइब्रिड ब्रीडिंग की बात बोली जा रही है यहाँ पे, है ना, कि बुल बाहर से मंगवाया जाए और इंडियन काऊ होंगी और ब्रीडिंग कराई जाएगी, तो वो एक तरीके से बेटर स्पीसीज डेवलप हो सकती है, ऐसा कुछ सोचा जा रहा है। और क्या क्या है? लॉर्ड बिर्केनहेड एज कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया appointed the Simon Commission, doubting India's ability to agree on constitutional reform, widely supported by political opinion. अब ये क्या चीज है? लॉर्ड बिर्केनहेड ने उस जो कि कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, मतलब एक तरीके से जैसे आपको मालूम होगा सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुआ करता है ब्रिटेन के अंदर, है ना, एक तो वायसराय हो गया इंडिया के अंदर, और ब्रिटेन में इंडियंस के मतलब जो वेलफेयर के लिए कहने वाली बात ये थी कि इंडियंस के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश जो होगा उसे बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसने अपॉइंट किया है साइमन कमीशन को, और वो ये जानना चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे क्या उसको इंडियन सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये चेक करना है बस, है ना, और नहीं तो चेंजेस करने तो कैसे करने हैं। ये तो ब्रिटिशर्स ने सोचा था, इंडियंस का रेस्पॉन्स क्या आएगा? तो ऑब्वियसली जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो, साइमन गो बैक के स्लोगन उसको दिखाए जाएंगे और इंडियंस उसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं होंगे। तो अब हम समझेंगे कि इंडियंस का रेस्पॉन्स क्या है उसके रिगार्डिंग। द साइमन कमीशंस exclusion of Indians sparked immediate and near anonymous outrage। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही साइमन कमीशन के बारे में लोग बातें लोगों को मालूम पड़ी, इंडिया के लोगों में जो एकदम से एक आउटरेज आ गया, यानी गुस्सा फूट पड़ा या फिर भड़क गए लोग ऐसे करके। इंडियन ऑब्जेक्टेड to foreigners deciding India's readiness for self government। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, इंडियंस को ये लग रहा था कि अच्छा तुम आके बताओगे क्या हमको कि हम रेडी है कि नहीं है। बेसिकली इंडियंस का मानना ये था कि हम लोग रेडी हैं या नहीं है, हमारे यहाँ पे चीजें जो चल रही है वो ठीक है या नहीं है, इसके बारे में डिसाइड करने का राइट इंडियंस को होना चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स को। और जैसे कि हमने ऊपर कमेटी के बारे में देखा, उसमें जितने भी मेंबर्स हैं कमेटी के अंदर वो सभी क्या है, ब्रिटिशर हैं, इंडियंस नहीं हैं। तो अब सोचो भलाई करनी है इंडियंस की, लेकिन उस कमेटी में एक भी मेंबर इंडियन ही नहीं है, तो क्या ये संभव है कि इंडियन की भलाई हो सकती है? तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा, तो इसीलिए पब्लिक इसके अगेंस्ट है। देन दिस वाज viewed as a violation of self-determination and an insult to Indian self-respect। और ये इंडियंस ने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की इंसल्ट मान ली। इनको लगा कि यार ये इतने लायक भी नहीं समझ रहे हम लोगों को कि अगर इंडियन की भलाई के लिए कोई काम करना है तो इंडियन से पूछ भी लिया जाए, है ना, इंडियन से पूछा भी नहीं जा रहा है, तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा है। कांग्रेस इन इट्स मद्रास सेशन। अब जैसे कि आप जानते ही हो हर साल दिसंबर के महीने में कांग्रेस का सेशन होता है। 1927 में कांग्रेस का सेशन हुआ मद्रास के अंदर। कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ? मद्रास में।
और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं अंसारी, M.A. अंसारी। रिजॉल्व टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन एंटायरली। अब उस जमाने में क्या होता था कि कांग्रेस का जब भी सेशन होगा तो कंट्री के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, किसको बॉयकॉट करना है, किसको सपोर्ट करना है, ये सब कुछ कहाँ डिसाइड हुआ करता था? कांग्रेस की सेशन में, एनुअल सेशन में। और ये सेशन हो रहा है मद्रास के अंदर। और यहाँ पे जो चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वो है M.A. अंसारी। और इन्होंने ये अनाउंस कर दिया, इस चीज के लिए रिजोल्यूशन पास हो गया। रिजॉल्व मतलब रिजोल्यूशन पास हो जाना। जैसे हमारी कंट्री में अभी लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पास करते हैं, वैसे ही उस टाइम में ब्रिटिशर से अगेंस्ट फाइट कैसे करनी है उसके लिए रिजोल्यूशन पास कर दिया। रिजोल्यूशन मतलब विधेयक। और विधेयक पास करके बता दिया गया सभी लोगों को कि हमें साइमन कमीशन को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट द साइमन कमीशन एंटायरली। साइमन कमीशन को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना है। Nehru successfully pushed for a resolution at the session proclaiming complete independence as Congress ultimate goal। और यहाँ पे नेहरू, नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू का मानना ये था कि हमें ऐसा रेजोल्यूशन लेके आना चाहिए जहाँ पे कांग्रेस का अल्टीमेट गोल कंप्लीट इंडिपेंडेंस हो। अल्टीमेट गोल यानी कि कांग्रेस का गोल अब ये होना चाहिए कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। ध्यान रखना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पे की जा रही है। देन नेक्स्ट देखिए, लिबरल फैक्शंस ऑफ द, मतलब जो लिबरल ग्रुप के लोग थे, ऑफ द हिंदू महासभा एंड द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम लीग लीड बाय जिन्ना सपोर्टेड कांग्रेस बायकॉट ऑफ द साइमन कमीशन। तो ये जो बात है कि भैया हमें साइमन कमीशन का बॉयकॉट करना है, तो हिंदू महासभा ने भी मान लिया, लिबरल लोगों ने भी मान लिया, और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग जिसके एक तरीके से चेयरमैन मान लो या करता धरता जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है, इन सभी ने ये बात को एक्सेप्ट की एक साथ कि हाँ हमें साइमन कमीशन को बॉयकॉट करना चाहिए। और साइमन कमीशन के बॉयकॉट को लेकर सभी एक साथ एक ही पेज पर है। एक ही पेज पर होने का मतलब ये हुआ कि साइमन कमीशन को अपोज करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ऐसा होगा भी कि सभी लोग इसलिए फाइट भी करेंगे साथ। So the Muslim League under Jinnah leadership opposed the Simon Commission in at its Calcutta session in 1927। अब यहाँ ध्यान रखना, कांग्रेस का सेशन भी हुआ मद्रास में और मुस्लिम लीग का भी सेशन हुआ, वो कहाँ हुआ? कैलकाटा में। दोनों के सेशन हो रहे हैं, ईयर सेम है, जगह डिफरेंट डिफरेंट है, और दोनों का ही मोटिव क्या है कि हमें साइमन कमीशन को अपोज करना है। दोबारा समझ लीजिए, कांग्रेस का सेशन हुआ मद्रास के अंदर, मद्रास यानी चेन्नई, ठीक है। दूसरा मुस्लिम लीग का जो सेशन हुआ कैलकाटा यानी कलकत्ता, कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इन्होंने भी अपोज करने के बारे में या बॉयकॉट करने के बारे में अनाउंस कर दिया। However, at another session in Lahore under Mohammad Safi, some supported the government stance। हालांकि अब वही है कि ऐसा भी नहीं है कि हर कोई अपोज ही कर रहा है, कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मोहम्मद सैफी के लीडरशिप में लाहौर में एक मीटिंग हुई और वहां पे कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया, इसको साइमन कमीशन की मतलब जो प्रपोजल आया हुआ है उसको। यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी इन द साउथ चूज नॉट टू बॉयकॉट द कमीशन। और यूनियन पार्टी पंजाब के अंदर, जस्टिस पार्टी जो है साउथ के अंदर, इन्होंने क्या चूज किया कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे साइमन कमीशन का। तो ये नाम ध्यान रखना है आपको कि कौन सी दो पार्टीज ने साइमन कमीशन का अपोज करने से मना कर दिया था। कौन कौन सी पार्टी हो गई? यूनियनिस्ट पार्टी जापान पंजाब की और जस्टिस पार्टी साउथ की। आगे देखिए पब्लिक का रेस्पॉन्स कैसे, तो वही भीड़ देख सकते हो आप लोग कि पब्लिक का रेस्पॉन्स कैसा है। ये फोटो है, इस फोटो में आपको मालूम पड़ता है कि भीड़ में बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया कि हमें साइमन कमीशन नहीं चाहिए। और हम देखेंगे भी कि साइमन कमीशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, उसे वापस जाना पड़ेगा। तो पब्लिक का रेस्पॉन्स समझते हैं हम लोग कि पब्लिक ने किस तरह से रेस्पॉन्स किया इस पर। द साइमन कमीशंस अराइवल इन बॉम्बे ऑन फरवरी 3, 1928। ये मार्क याद कर लेना, डेट याद कर लेना कि साइमन कमीशन इंडिया कब पहुंचा।
साइमन कमीशन इंडिया पहुंच रहा है 3 फेब 1928। मीटिंग वगैरह हो चुकी है कि हम अपोज करेंगे। 1927 में डिसाइड हो चुका था कि हम लोगों को साइमन कमीशन को अपोज करना है। sparked nationwide protests with organized hartal, mass rallies and demonstrations featuring black flags and Simon Go Back slogan। तो हर तरीके से हड़ताल की जा रही है, बंद किया जा रहा है, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, साइमन गो बैक का स्लोगन लगाया जा रहा है। यानी पब्लिक फुल्ली रेडी है उसके अगेंस्ट बॉयकॉट करने के लिए। Yusuf Maharali, a Congress Socialist Party member and Bombay's mayor, is credited with popularizing the slogan, though some attribute it to Lala Lajpat Rai। यानी कहने वाली बात है कि ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ये स्लोगन फेमस करा दिया, गो बैक साइन वाला। A new generation of youth actively participated in these protests, making their initiation into political action with a militant undertone। इसका मतलब ये हुआ कि जो यंग लोग हैं वो यंग लोग भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके एक तरीके से अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं। मिलिटेंट अंडरटोन मतलब एक तरीके से देश के समर्पित अपने आप को दिखाया जा रहा है। Youth League and conferences experienced a surge in participation and influence। और जितनी मीटिंगें वगैरह यूथ लीग वगैरह की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, उतना ही ज्यादा से बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ोतरी मतलब लोग आके ज्वाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। नेहरू एंड सुभाष बोस एंड सुभाष चंद्र बोस emerged as prominent leader among the youth। अब ये यूथ वाले नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। जब भी हम यूथ नेहरू की बात करें तो वो जवाहरलाल नेहरू हैं। सुभाष चंद्र बोस जो हैं अभी पब्लिक के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलराइज हो रहे हैं या फिर फेमस हैं। ट्रेवलिंग एक्सटेंसिवली टू एड्रेस एंड लीड द कॉन्फ्रेंसेस। और ये जगह जगह पब्लिक के लिए जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सेशन कर रहे हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे है। This youth movement cultivate fertile ground for radical socialist ideas, contributing to the rise of groups like the Punjab Naujawan Bharat Sabha, Workers and Peasants Parties and Hindustani Seva Dal in Karnataka। अब ये बोलना चाह रहे हैं कि इन यंग लोगों ने जो मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, इससे अलग अलग जगहों पर जो भी ग्रुप थे वहां पर भी यूथ जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि होता है ना, एक को देखकर दूसरा ज्वाइन करता है, दूसरे को देखकर तीसरा ज्वाइन करता है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि जो यूथ है वो एक दूसरे को देखकर इसमें और ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करेंगे तो इसमें पार्टिसिपेशन जो होगा यूथ का बढ़ जाएगा। अब जब पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मूवमेंट होगा, तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, उस मूवमेंट को सप्रेस करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, पीटेंगे, डंडा मारेंगे। तो वही है, उसे बोलेंगे पुलिस रिप्रेशन। कि पुलिस ने जब पब्लिक उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगी, साइमन कमीशन को के स्लोगन लगाए जाएंगे, तो पुलिस का रिस्पॉन्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर, द पुलिस रेस्पॉन्डेड एग्रेसिवली टू डेमोन्स्ट्रेटर्स resorting to lathi charges that did not spare even senior leaders in Lucknow। जवाहरलाल नेहरू एंड जीबी पंत वर बीटन। कहने वाली बात ये हुई कि जब ब्रिटिशर्स ने ये ऑर्डर दिया कि जगह को खाली कराया जाए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, यानी जो स्लोगन वगैरह दिखा रहे हैं, तो उनको दबा दबा के भगाया जाए। तो ऐसा नहीं है कि आम लोगों को पीटा जा रहा है, बाकी लोगों को नहीं, बड़े बड़े लीडर्सों को भी वहां पे लाठी खानी पड़ रही है। लाठी चार्ज को सेम एक ही जैसा देखा जा रहा है। कौन कौन सीनियर लीडर्स हैं, अगर हम बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू और जीबी पंत जैसे लोगों को भी पीटा जा रहा है। देन इसी सीक्वेंस में आपको नाम ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय सफर्ड सीवियर चेस्ट इंजरीज इन अक्टूबर 1928। सीवियर चेस्ट इंजरीज कैसे हुई होगी, लाठी वाठी पड़ गई है ना, बीमार हो गए ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, which tragically lead to his death on November 17, 1928। और समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 17 नवंबर 1928 में उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो मूवमेंट बहुत अच्छे से चला, लेकिन इनकी डेथ की वजह से ये मूवमेंट थोड़ा सा अब थोड़ा अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगेगा। देखिए अगला है इम्पैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन ऑन द नेशनल मूवमेंट।
नेशनल मूवमेंट पर साइमन कमीशन के अपॉइंटमेंट से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी क्या उपयोगिता, यूटिलिटी, या क्या हम बोल सकते हैं कि बेनिफिट या नुकसान है ये साइमन कमीशन अपॉइंट करने का। तो देखिए, द अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन हैड अ ड्यूल इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर इनका डबल इम्पैक्ट पड़ेगा, दो तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या क्या है इम्पैक्ट? फर्स्ट, it energized the radical faction advocating not just complete independence but also significant social economic reform along socialist lines. अब बात ये की जा रही है कि हमें सिर्फ इंडिपेंडेंस ही नहीं चाहिए, हमें सेल्फ रूल ही नहीं चाहिए, हमें उसके साथ साथ इकोनॉमिक और सोशलिस्ट डेवलपमेंट भी चाहिए। इकोनॉमिक यानी मनी के फील्ड में, सोसाइटी सोशलिस्ट यानी सोसाइटी के अंदर। मतलब अगर हमें आप रिफॉर्म करना ही चाहते हो तो रिफॉर्म का एजेंडा क्या है? एक तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और दूसरा इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म चाहिए। देन फॉर द कांग्रेस which lacked a current agenda, the Simon Commission provided a rallying point for mass mobilization. अब क्योंकि कांग्रेस का तो मुद्दा सिंपल है कि हमको एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन साइमन कमीशन है तो कुछ सोच नहीं रहा है। लेकिन जो कांग्रेस का ग्रुप है वो इसी के लिए क्या निकालेगा? रैली वगैरह निकालेंगे। तो फर्स्ट चीज तो ये हो गया इम्पैक्ट इसका। दूसरा क्या है? लॉर्ड बिरकिनहेड challenge to Indian politicians to devise a unified constitution was accepted by diverse political group. अब लॉर्ड बिरकिनहेड क्या बोलेंगे कि देखो भैया, तुमको हम लोग है ना इंडिपेंडेंस तो नहीं दे सकते और ना ही तुम्हारे रूल्स बना सकते हैं लिखित तौर पर। क्यों? क्योंकि उनका मानना ये था कि देखो भाई, तुम लोग इतने डाइवर्स हो, तुम लोगों का इतनी अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट में बटे हुए हो, तो तुम्हारे लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना संभव ही नहीं है। तो बोला जा रहा है कि कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हो नहीं पाएगा और कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए ये हमारे लिए चैलेंज है। तो ऐसा जैसा चल रहा है चलता रहे, या फिर वही जो सोचे वो चेंज होगा, लेकिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात तो नहीं होगी। क्योंकि उनका मानना है कि आप लोग यानी इंडियन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं पाएंगे जो सभी के लिए बराबर बराबर यूजफुल हो, और तब वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की जाएगी। ध्यान रखना, इसी टाइम में तो किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, बट तो अभी वो क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो नहीं पाएगी तो उसकी इतनी वैल्यू है नहीं। देखिए, this acceptance raised hopes for Indians' unity that at that juncture, indicating a potential for political consensus amidst the evolving socio-political landscape। और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक तरीके से स्टेप मान लो, और जिसकी वजह से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में आपस में एक आम सहमति बन गई थी कि हाँ, अब इंडियन आपस में यूनाइटेड है और अब मिलजुल के कोई मूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि सभी लोग एक जैसी बातें बोल रहे हैं। ठीक है, देन आते हैं, पहला ये भी समझते हैं साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन क्या क्या है। तो देखिए, साइमन कमीशन में रिकमेंडेशंस दी जाएंगी अबॉलिशन ऑफ डायरकी, पहली बात। देन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में फेडरल सिस्टम डेवलप किया जाएगा, फेडरल। ठीक है, वो फेडरल अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि फेडरल यानी हमें पावर का इक्वल इक्वल बंटवारा होता है और कोई दूसरे को मतलब कोई दूसरे का सबऑर्डिनेट नहीं है, सभी इक्वल है। देन वोटिंग राइट को एक्सटेंड करना। एक्सटेंड करने का मतलब क्या होता है कि उस राइट का मेन ग्रुप के लोगों को भी वोटिंग राइट दिया जाए, है ना। गरीब लोगों को वोटिंग राइट देना चाहिए, रिच लोगों को वोटिंग राइट, मतलब सभी को होना चाहिए, रिच को भी गरीब को भी। ये रिकमेंडेशन थी। और एक इसमें जो रिकमेंडेशन है वो है सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। सेपरेट मुस्लिम इलेक्टोरेट का मतलब होता है कि मुस्लिम लोगों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाना चाहिए और वहाँ पे वोट देने वाले लोग भी मुस्लिम हो और वहाँ पे जिसको वोट दिया जाए वो भी इंसान मुस्लिम हो। इसे बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। देन रिजेक्टेड द सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे। और ये बोला गया कि सिंध को बॉम्बे से अलग मत करो, क्योंकि उस टाइम में बात की थी सिंध को बॉम्बे से अलग कर देना चाहिए, तो कोई बोला कि नहीं नहीं, इसको भी अलग नहीं करना है। The demand of the frontier for equal status was also neglected। ठीक है, और ये भी नेगलेक्ट कर दिया गया कि इक्वल स्टेटस को नहीं दे सकते, यानी एक सबोर्डिनेट होगा और दूसरा सुप्रीम होगा। रिजेक्टेड 1/3 मुस्लिम सीट इन द सेंट्रल असेंबली। और ये भी रिजेक्ट कर दिया गया कि सेंट्रल असेंबली, जिसे हम लोग हमारी नॉर्मल भाषा में आज के टाइम में बोलते हैं लोकसभा, इन लोकसभा में 1/3 सीट मुस्लिम के लिए नहीं होंगी। ये वाली बात कैंसिल कर दी गई, है ना, क्योंकि ये तो बात बनती भी नहीं है ना कि किसी भी रिलीजन के बेसिस पर हम लोग सीट को डिफाइन करें, तो वो चीज को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग एक तरीके से और पढ़ते हैं। देखिए, रिकमेंडेशन क्या है साइमन कमीशन के अंदर।
कमीशन की रिपोर्ट के अंदर। द साइमन कमीशन इन इट्स 2 वॉल्यूम रिपोर्ट पब्लिश्ड इन May 1930। तो एक तो ये ध्यान रखना कि May 1930 में रिपोर्ट पब्लिश की गई और इसके 2 वॉल्यूम थे। प्रपोज्ड सेवरल सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स, इसके अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स की बातें की गई थी। It advocated abolition diarchy and establishing autonomous provincial government with increased legislative council members। इसमें एक प्रोविजन ये था कि डायरकी खत्म कर देते हैं, साथ ही साथ अलग अलग प्रोविंसेस या अलग अलग एरियाज के अंदर, ठीक है, हम एक ग्रुप बना देंगे या गवर्नमेंट काउंसिल बना देंगे जहां पर एक तरीके से रूल वगैरह के बारे में सोचा जाएगा। The report suggested granting governors discretionary power over internal security and administrative matters to safeguard communal interest। यहाँ पे इस तरीके से गवर्नर्स को कुछ एक्स्ट्रा पावर दी जाएंगी जिससे वो अपने क्षेत्र को एकजुट बना के रखने में काम कर पाए। It rejected the idea of parliamentary responsibility at the center, proposing instead the governor general retain authority to appoint cabinet members। यानी कहने वाली बात ये हो रही कि पार्लियामेंट एक चीज को रिजेक्ट कर दिया गया कि पार्लियामेंट मेंबर को अपॉइंट नहीं करेगी, किसी भी पर्सन को अपॉइंट करना है गवर्नमेंट के लिए तो कौन अपॉइंट करेगा, वो जो अपॉइंट किया जाएगा तो करेगा गवर्नर जनरल। और ऐसे ही आज हमारी कंट्री में भी जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं जैसे IAS IPS वगैरह होते हैं तो अपॉइंटमेंट कौन देता है, हाई कोर्ट जज है ना, सुप्रीम कोर्ट जज, अपॉइंटमेंट कौन देगा, प्रेसिडेंट है ना, नॉमिनल हेड होते हैं स्टेट के, तो ये सब कुछ अपॉइंट करने का काम किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। The commission recommended maintaining separate communal electorate, extending them to over other communities temporarily until Hindu-Muslim tension subsided, and opposed universal franchise। तो अब यहाँ पे थोड़ी दो चीज समझ लो। एक तो ये इन्होंने ये बोला कि नहीं भैया अभी हमें ध्यान देना हिंदू मुस्लिम टेंशन को बढ़ाने वाली चीजें नहीं करनी है, जिससे कम हो टेंशन वो वाला काम ध्यान रखना है। प्लस यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होनी चाहिए। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मतलब हर किसी को वोटिंग का राइट। और इसीलिए हमारे देश के अंदर आज हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में जिनकी एज भी 18+ है उनको वोटिंग का राइट है और ये यूनिवर्सल है, कोई टैक्स कोई प्रॉपर्टी उसका बेस नहीं है, सीधा जिसको चाहो उसको अपन वोट दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। While federalism was endorsed for the future, immediate plans included establish a consultative council of Greater India comprising representatives from British provides the princely and princely states। कहने वाली बात ये है कि फेडरलिज्म में क्या होता है, हम फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है ना कि बेटर फॉर्म में क्या है, डेमोक्रेसी है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना है कि अगर कोई बोलता है कि फेडरलिज्म सिस्टम बेटर है नहीं है तो उसके लिए थोड़ा समझ चलना है, क्योंकि हमारी कंट्री तो फेडरलिज्म नहीं है ना, हम लोग पार्शियल फेडरल है, तो ऑब्वियसली हमारी कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है, तो शायद वो सुटेबल नहीं होगा, है ना। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे समझा है कि हमारी कंट्री में फेडरलिज्म वाला सिस्टम नहीं है। Specific recommendation included granting local legislature to the northwest frontier provinces and Balochistan with representation at the central level। और यहाँ पे रिकमेंड किया जाएगा कि लेजिस्लेचर होना चाहिए, कहाँ कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में होना चाहिए, बलूचिस्तान में होना चाहिए, है ना, जैसे कि यहाँ पे रूल्स एवरीथिंग उसी के अकॉर्डिंग बना जाए। द रिपोर्ट प्रपोज सेपरेटिंग सिंध फ्रॉम बॉम्बे एंड बर्मा फ्रॉम इंडिया citing their distinct identity। और ये बोल रहे हैं कि देखो मुंबई से है ना सिंध को अलग कर दो क्योंकि इनका आइडेंटिटी डिफरेंट है, मतलब एक तरीके से रिलीजन मान लीजिए, बिहेवियर वो सब कुछ अलग है। देन बर्मा फ्रॉम इंडिया, बर्मा को भी अलग कर दो इंडिया से क्योंकि वो मान लेते हैं कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, डिफरेंट है। It endorsed the Indianization of the army while retaining British forces for support until India was fully equipped। Despite these recommendations, event unfolding by the report releases made its proposal largely obsolete as subsequent development shifted political dynamics and priorities in India। यानी कहने वाली बात यह है कि बहुत सारी चीजें सोची जाएंगी, ये भी सोचा जाएगा कि रिपोर्ट के थ्रू कि इंडियनाइजेशन जो इंडियन सोल्जर है उनकी क्वांटिटी को कम किया जाए, ब्रिटिश की क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। फिर ये सोचा जाएगा कि इंडियन की क्वांटिटी को बढ़ाया जाए, क्यों, क्योंकि इंडियंस कम सैलरी में काम करते हैं ना, तो यहाँ पे आर्मी के अंदर है ना, डिफेंस के अंदर उन सभी में इंडियन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि हाँ आर्मी में इंडियनाइजेशन किया जाएगा, इंडियनाइजेशन होता है इंडियन सोल्जर की क्वांटिटी को बढ़ाया जाएगा, तो बढ़ाया गया। अब आते हैं नेहरू रिपोर्ट पर।
नेहरू रिपोर्ट क्या है? In response to Lord Birkenhead's challenges, an all-parties conference convened in February 1928. अब लॉर्ड बिर्केनहेड ने क्या चैलेंज कर दिया? लॉर्ड बिर्केनहेड ने चैलेंज कर दिया कि देखो आप लोग इंडियन हो, आप अपने लिए क्योंकि कंट्री बहुत डाइवर्स है, खुद कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाओगे, ये चैलेंज था। और इस चीज को मोतीलाल नेहरू ने एक तरीके से बोला कि हम कुछ करेंगे। तो मोतीलाल नेहरू chaired a subcommittee tasked with the drafting Indian first constitutional framework। और तब इन्होंने सोचा कि लाओ इंडिया के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जाते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट फ्रेमवर्क रेडी किया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या क्या बातें लिखनी है। कमेटी मेंबर इंक्लूडेड, कमेटी के मेंबर कौन कौन और भी कौन कौन है? तो तेज बहादुर सप्रू हो गए, सुभाष चंद्र बोस, एम एस अनय, अदर और कुछ अलग लोग। अगस्त 1928 द नेहरू कमेटी फाइनलाइज्ड इस रिपोर्ट। और नेहरू कमेटी ने 1928 में बना भी ली रिपोर्ट बनाने का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। रिकमेंडेशंस वर नियरली अनैनिमस, और अनैनिमस में सभी से आपसी सहमति से रिकमेंडेशन दी गई थी, एक्सेप्ट ऑन द इशू ऑफ वेदर टू परस्यू डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। लेकिन एक चीज पर डिबेट थी कि डोमिनियन स्टेटस चाहिए या कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीजों पे बात की गई थी उस पर आम सहमति बन गई थी सभी लोगों की, सभी पार्टी के लोगों की, ठीक है ना। While majority favored dominant status, a minority advocated full independence। तो उस समय में क्या था ना, ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि यार हमारी कंट्री में ना इंडिपेंडेंस तो नहीं, डोमिनेंट स्टेटस होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग थे जैसे सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, वो बोल रहे हैं कि नहीं, डोमिनेंट स्टेटस नहीं, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, है ना, फ्रीडम चाहिए फुल, और हमारे कामों के ऊपर किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें की जा रही है। इसी में अगर हम मेन रिकमेंडेशंस की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट में आप देखिए, द नेहरू रिपोर्ट फोकस ओनली ऑन ब्रिटिश इंडिया, एंटिसिपेटिंग फ्यूचर फेडरल इंटीग्रेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स। और ये क्यों रिकमेंडेशन की गई थी? उनको फ्यूचर में लग रहा था कि हम इंडियन रूलर्स राजा महाराजाओं को अपने साथ मिला लेंगे और चीजों को अलग तरीके से रन करेंगे। इसलिए डोमिनियन स्टेटस अकेन टू सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन डिस्पाइट डिसअप्रूवल फ्रॉम यंगर मोर मिलिटेंट लीडर्स लाइक नेहरू। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट स्टेटस वाली बात थी, बहुत सारे लोगों ने नेगेट कर दी, इंडियंस लोगों ने भी और लीडर्स ने भी। डोमिनेंट स्टेटस तो नहीं चाहिए ना, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए। रिजेक्शन ऑफ सेपरेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, एडवोकेटिंग इंस्टीट्यूट फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम इन एरिया वेयर दे वर माइनॉरिटी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो चाहे तो जो माइनॉरिटीज है उनको इकट्ठा, उनको इलेक्शन फाइट करने दो, या फिर अगर जो मेजोरिटी में लोग हैं वो इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं तो उनको भी माइनॉरिटी को साथ में लेकर चलना चाहिए, यानी माइनॉरिटी सप्रेस नहीं करना चाहिए की बात ये है। एनरिचमेंट ऑफ 19 फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग इक्वल राइट फॉर वुमेन, द राइट टू फॉर्म यूनियन, यूनियन विद अडल्ट सफरेज, इनकी कुछ बात की जा रही है। उस टाइम में जो राइट्स हमारे पास हैं तो ये राइट्स उस टाइम में भी हैं। तो बोला जा रहा है कि हाँ इनको थोड़ा और एनरिच कर दो, और एनरिच करने का थोड़ा और डेवलप कर दो और बेहतर तरीके से लिख दो, ये सब बात है। देन फिफ्थ पॉइंट क्या था नेहरू रिपोर्ट के अंदर? सेंट्रल इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 500 मेंबर्स, की 500 मेंबर होने चाहिए, जैसे लोकसभा है ना हमारे कंट्री में 545, वैसे ही उसी लोकसभा की बात की जा रही है। इसी को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो राज्यसभा वाली बात हो रही है। एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन्स है लोकसभा। इलेक्टेड थ्रू अडल्ट सफरेज, ये बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव्स को एक कैसे किया गया होगा, सफरेज वोटिंग के थ्रू, एंड अ 200 मेंबर सीनेट। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे दो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी हो गया वही लोकसभा हमारे लिए, और सीनेट जो हो गया राज्यसभा, है ना। अगर मैंने वैसे बोल दिया हो तो अभी ध्यान रख लो, सीनेट सीनेट जो हो गया वो एक तरह से राज्यसभा हो गया हमारे लिए, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या फिर हाउस ऑफ कॉमन जिसे हम बोलते हैं वो लोकसभा हो गया। The House of Representatives would serve 5-year term, while the Senate would serve 7 years। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं 5 ईयर के लिए होते हैं, और सीनेट जो होती है वो 7 ईयर के लिए होती है। The Governor General appointed by the British government but paid for Indian revenue would lead the central government, acting on the advice of the responsible central executive council, accountable और parliament। अब यहाँ पे भी बात की जाएगी गवर्नर जनरल कौन है, कोऑपरेटिव गवर्नमेंट काम कैसे कर रही है, कितना खर्चा हुआ, वो सब बातें यहाँ पे देखी जाएंगी। प्रोविंशियल काउंसिल would have 5-year tenure with governor advised to provincial executive council। और जो प्रोविंशियल काउंसिल है उसके मेंबर्स का जो टेन्योर होगा 5 ईयर्स का होगा, है ना, वो ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा होगा प्रोविंशियल काउंसिल, तो क्योंकि ये इंडियंस की है। अगला है इट एडवोकेटेड फुल प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। और तो बोला गया था कि मुस्लिम्स के कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को बनाए रखना है। एडिशनली द रिपोर्ट कॉल्ड फॉर
कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन, और ये बोला जा रहा है कि राज्य के अंदर, देश के अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं होना चाहिए, कम्युनल सिस्टम नहीं होना चाहिए। कम्युनल सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे रिलीजन की बेसिस पे भेदभाव किया जा रहा हो, तो ये भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला है द मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल रेस्पॉन्स, मुस्लिम और हिंदू का कम्युनल रेस्पॉन्स। हाँ जी, तो निरू पूनम समझ आ रहा है यहाँ तक?